बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिसका डर था, मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बना दिया गया है। मैं इनके प्रोफाइल पर आता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये निगरान वज़ीर आला का मामला है और इसके कोई इख्तियारात महदूद होते हैं, ये इंटरफेयर नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन का जो है इस पे चेक एंड बैलेंस होता है, ये जब भी तकर्रियाँ और तबादले करता है तो वो ठीक बात है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। जैसा कि इमरान खान ये दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है, वो न्यूट्रल नहीं है। और इमरान खान की बात आज दुरुस्त भी साबित होती हुई नज़र आ रही है कि इमरान खान ने अहमद नवाज सुखेरा का नाम दिया था और नासिर खोसा बड़े मुनासिब से नाम थे। नवीद अकरम चीमा भी बहुत अच्छे नाम थे। और जो अहमद नवाज सुखेरा थे ये कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और ये अभी भी काम कर रहे हैं। 30 जनवरी को रिटायर होना था इन्होंने। और ये पीएम के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, आप इन्होंने रिटायर होना था, ब्रेज़िलही इमरान खान इस पे इतफाक़ कर रहे थे और यहाँ तक कि अपोजिशन वाले भी इतफाक़ कर गए, लेकिन जरदारी साहब ने कुछ अपनी गेम लड़ाई, अपनी साइंस लड़ाई और मोहसिन नकवी जो इनके गोद लिए बच्चे हैं इनको निगरान वज़ीर आला किसी तरीके से अपॉइंट करवा ही दिया है। तो अब जब ये बनेंगे तो अपनी मर्ज़ी के तकर्री तबादले करेंगे। तो कहने को तो ये है कि इलेक्शन कमीशन चेक एंड बैलेंस रखेगा, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जब खुद से ये नाम ओके कर दिया, या तो होता ना कि अपोजिशन और हुकूमत की मर्ज़ी से ये हो जाता तो फिर ये कहा जा सकता था कि यार इन्होंने कर लिया आपस में, लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद ये नाम तजवीज़ कर दिया। हालांकि क्रेडिबिलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि अहमद नवाज सुखेरा एक ब्रिलियंट नाम थे, लेकिन बहरहाल उनको रिजेक्ट कर दिया गया और अब मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला लग चुके हैं। तो ऐसे में बहुत कुछ हो सकता है। जो खदशात का इजहार किया जा रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि दानली प्री पोल रिगिंग जो है उसकी तैयारियां की जा रही हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मोहसिन नकवी हैं ये जरदारी के भी चहीते हैं, ये काफली के भी चहीते हैं। तो बहरहाल मोहसिन नकवी जो थे वो अब निगरान वज़ीर आला बन गए हैं। और अब मैं आपको ये बताऊं कि इनके ऊपर करप्शन चार्जेस भी हैं। हारिस स्टील मिल जिसमें 9 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई, 9 अरब रुपए की, और जाली अकाउंट के ज़रिए 9 अरब रुपए जो हैं वो ऊपर नीचे किए गए, खुर्द-बुर्द किए गए। और जो फेक अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग करना, एक तो शहबाज शरीफ साहब को प्रोफेशनल है और दूसरा जरदारी साहब का। और अब आप ये देखें कि इसमें 9 अरब, इसे ओमनी ग्रुप भी आपको याद होगा, वो भी मुर्दा लोगों के अकाउंट्स में पैसे, फलूदा वाले, पापड़ी वाले, सबके अकाउंट से जो है वो पैसे निकल रहे थे। तो अब ये 35 लाख रुपए की प्ले बार्गिन के एवज इन्होंने अपने केस माफ़ करवा लिए मोहसिन नकवी ने। अब इसमें एक अहम और कानूनी जो नुक्ता है वो मैं आपको बताता चलूँ। कानूनी नुक्ता ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 100 मोटो केस जो 2016 में हुआ था उसका केस नंबर 17 उसमें एक रूलिंग दी है। रूलिंग ये दी है कि कोई भी शख्स जिसने प्ली बार्गिन की है, यानी जिसने कह लें कि नैब से कंसेशन ली है, उसने करप्शन की और कुछ पैसे वापस कर दिए, मिसाल के तौर पे 100% एक करप्शन की किसी बंदे ने, या 100 लाख रुपए उसने करप्शन की, उसमें से उसने 10 लाख जो है वो नैब को रिटर्न कर दिया, 90 लाख उसने वाइट मनी कर लिया। इसको कहते हैं प्ली बार्गिन। तो ये प्ली बार्गिन की इन्होंने, और अब ये जो प्ली बार्गिन है सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जिसने प्ली बार्गिन की है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं हो सकता किसी भी सूरत। तो अब इमरान खान ने ये इंदिया दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस ले जाया जाएगा, तो वहाँ पे ये तकनीकी बुनियादों पर बिल्कुल मामला उठाया जा सकता है। इसलिए तो आप देखें हड़बड़ी में फौरी तौर पे जैसे ही इनको नामजद, यानी मतलब इनको बना दिया निगरान वज़ीर आला, तो उसके फौरी 2 घंटे बाद गवर्नर पंजाब ने उनसे हलफ भी ले लिया, ओथ भी ले लिया। वो क्यों लिया? वो इसी वजह से लिया गया ओथ। यहाँ पर इक़्तिदार के नशे में चूर ये जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुफाद की सियासत कर रहे हैं। उनको ना मुल्क से लेना देना है,
نہ عوام سے لینا دینا ہے، صرف اور صرف ان کو اپنی سیاست بچانی ہے اور اپنی سیاست کرنی ہے۔ اور سیاست سے مجھے یاد آیا کہ وہ جو کچھ مظاہرین تھے جو آئے روز کبھی کہتے تھے کہ فرانس کے سفیر کو در بدر کرو، اس نے گستاخی کی ہے، اور وہ مطالبہ ٹھیک تھا، کرنا چاہیے تھا، لیکن اب وہی لوگ جو سویڈن میں قرآن پاک کے ساتھ جو بے حرمتی کی ہے، ان ظالموں نے، درندوں نے، بیڑیوں نے، اسلامو فوبیا جو ہے اتنا پروان چڑھ چکا ہے وہاں پر، اور اب تو نہیں باہر نکلے نا باہر، کہیں نہ کہ باہر نکل کے احتجاج کریں، ریکارڈ کریں احتجاج اپنا، اور باہر نکل کر لوگوں کو کہیں، یہ گریبان پکڑے نا شہباز شریف کا، اس کو کہیں کہ بھائی آپ زور ڈالو، دفتر خارجہ زور ڈالے، ان کو سر عام جو ہے نا، جو یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے باقاعدہ، جو سویڈش گورنمنٹ ہے اس نے منظوری دی مظاہرین کو کہ آپ یہ تقریب کرے ہو، تقریب میں یہ جو کیا کہوں کہ بیہودہ سازش، بیہودہ کھیل مسلمانوں کے احساسات کو مجروح کرنے کا وہ کریں، تو یہ کریں نا، اس پہ نہیں کریں گے، اس پہ نہیں بولیں گے، آبلے پڑ گئے ہیں، کیوں نکلیں گے سڑکوں پہ؟ اپنی سیاست کرنی ہے نا ہر کسی نے یہاں پر، تو وہ ہو رہی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ سویڈن میں جو یہ اتنا دلخراش واقعہ پیش آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیوں کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے کہ بیسیکلی جو ترکی ہے ان سے ان کے پھڈے ہیں سویڈن کے، کیونکہ سویڈن چاہ رہا ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہو، اور ترکی ہمیشہ جو ہے وہ ویٹو کر دیتا ہے، اور وہ نیٹو فورس میں شامل نہیں ہو پاتے، کیونکہ ترکی جو ہے اس کا یہ دعویٰ ہے، وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جو سویڈن ہے وہ کردوں کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور کچھ کرد جو ہیں وہ اس کے ہاں پناہ بھی لیے ہوئے ہیں، اور ان کو پورا جو ہے وہ امداد بھی فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور اس بحاف پر سویڈن نے یہ جو ہے نا انتہائی گھنونا اقدام اٹھایا ہے، جس کی جتنے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں حالات جو ہیں وہ مزید بہتر ہوں گے، لیکن جب تک یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہے، اور جب تک مفادات کا جو لالچ ہے وہ پنپ رہا ہے، تب تک ایسا ہونا ذرا مشکل ہے۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔